नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर्स जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे, आपको ऑफिसर बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक संघीय मंत्री परिषद। इसके पहले के वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका, तो वहाँ पर हमने राष्ट्रपति कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं संघीय मंत्रिपरिषद। चूँकि जो हमारी प्रणाली है शासन की, वो संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली है। दो तरह की प्रणालियाँ हमने डिस्कस की थी पहले। एक संसदीय शासन प्रणाली हमने बात करी थी और एक अध्यक्षात्मक थी। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। बेसिक डिफरेंस इसमें हम समझ लेते हैं पहले क्या है। जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होता है उसका जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। कहने का मतलब जितनी भी कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति में निहित होती है वास्तविक शक्ति की अगर हम बात करें। और संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से प्रेरित है, यहाँ पर क्या है, जो वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है उसमें निहित होती है। बस यही बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। सारी जितनी भी संधियाँ, जितनी भी विधेयक पर हस्ताक्षर होगा वो सारे राष्ट्रपति के नाम से तो किए जाएंगे, लेकिन कहने का मतलब जो वास्तविक शक्ति है वो राष्ट्रपति में नहीं होगी। वास्तविक शक्ति का जो पीछे का स्रोत होगा, ठीक है, कहने का मतलब बैकग्राउंड में जिसका रोल होगा वो है हमारा मंत्री परिषद। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज, मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद डिस्कस करने से पहले हम एक आर्टिकल हमने पढ़ाया था जब हम राष्ट्रपति कवर कर रहे थे, आर्टिकल 53। देखते हैं मंत्री परिषद कहाँ से निकल के आई है। तो आर्टिकल 53 कह रहा था कि संघीय कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। नोट करिएगा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसी में इसी का एक पार्ट और था कि जो ये शक्ति का प्रयोग है, राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। के माध्यम से करेगा। भाई राष्ट्र का सब सर्वोच्च नागरिक है, ठीक है, सबसे बड़ा पद है, तो कोई कार्य स्वयं तो नहीं करेगा, वो राजा है भाई, तो क्या है, अपने उसके लिए अधीनस्थ रखे गए हैं। जैसे राजाओं के मंत्री रखे जाते थे उस तरह राष्ट्रपति के लिए भी अधीनस्थ रखे गए हैं। अब इन अधीनस्थों का क्या माध्यम मतलब है ये हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अधीनस्थ का मतलब क्या है। अधीनस्थ, ये अधीनस्थ शब्द यूज किया गया है, इसका मतलब क्या है। इसको आर्टिकल 74 में डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 74 में डिफाइन किया गया है। क्या है 74 आर्टिकल? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री होगा। देखिए, राष्ट्रपति खुद तो काम करेगा नहीं, अपने अधीनस्थों से कराएगा। तो वही आर्टिकल 74 कहता है कि जो राष्ट्रपति है वह
अपना काम स्वयं ना कर अपने अधीनस्थों से करेगा, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए यहाँ पर मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है, और जिसका मुखिया इन्होंने बता दिया कि प्रधानमंत्री होगा। तो दो चीज़ें निकल के आई हमारे आर्टिकल 74 से, एक तो मंत्री परिषद और दूसरा प्रधानमंत्री। ठीक है, देखिए मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों में देखिए मंत्री लगा हुआ है, तो देखिए ये भी मंत्री है, ये भी मंत्री है, लेकिन मंत्रियों में भी जो सबसे श्रेष्ठ है, कहने का मतलब जहाज का, जैसे जहाज होता है कप्तान होते हैं और उसमें नीचे तमाम सारे काम करने वाले होते हैं, तो जहाज का मान लीजिए कप्तान है, ठीक है, कैप्टन है ये, इसीलिए इसको हम प्रधानमंत्री कह देते हैं। तो मंत्री और प्रधानमंत्री दो चीज़ यहाँ पर निकल गई आर्टिकल 74 में। राष्ट्रपति को सहायता और उसको क्या कहते हैं, सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका मुखिया वहाँ पर प्रधानमंत्री होगा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जो है इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रधानमंत्री के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मंत्री परिषद के बारे में। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, इसकी नियुक्ति देख लेते हैं कैसे होती है। आर्टिकल 75 के तहत, आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। देखिए यहां पर बात आ रही है नियुक्ति की, तो क्या किसी को भी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बहुमत दल का नेता होगा वही राष्ट्रपति उसी को यहां पर नियुक्त करेगा। चूंकि निर्वाचन जो होता है वो तो सांसद सदस्य का होता है, ठीक है, कहने का मतलब संसद सदस्य का होता है, सांसदों का निर्वाचन होता है, निर्वाचन सांसदों का होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री भी क्या होगा? एक सांसद ही होगा, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, सांसद ही होगा। लेकिन उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कहने का मतलब जो उसकी नियुक्ति है वो प्रसाद पर्यंत है, प्रसाद पर्यंत है। इसको पढ़ेंगे भी क्या होता है प्रसाद पर्यंत। अभी बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करने वाला है? राष्ट्रपति करेगा। और नियुक्ति उसी पर्सन की करेगा, किसकी? बहुमत दल का जो नेता होगा, बहुमत दल का नेता। कहने का मतलब ऐसा दल जिसको बहुमत प्राप्त होगा, ठीक है, उसी दल का जो नेता होगा, जो मुखिया होगा, उसी को प्रधानमंत्री भाई आगे बढ़कर उसकी नियुक्ति करने वाला है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो नियुक्ति प्रधानमंत्री की कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। और प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, यहाँ पर आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति यहाँ पर अपना कोई उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है, राष्ट्रपति की कोई अपनी शक्ति यहाँ पर नहीं है। जिसे बहुमत प्राप्त होगा जिस दल को, उसी दल को वहाँ पर वो नियुक्त कर देगा एज इट इज़। जब कंडीशन और यहाँ पर प्रधानमंत्री की सहमति से या प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की भी वहाँ पर नियुक्ति कर देगा। लेकिन बात तब बिगड़ती है जब किसी दल को बहुमत ही ना मिले। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेगा राष्ट्रपति? अब ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति को थोड़ा सा पावर दिया गया है कि वो अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करे। जब किसी दल को बहुमत ना मिले, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? जब किसी भी दल को बहुमत ना मिले,
तो जब किसी भी दल को बहुमत ना मिलेगा तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर क्या करेगा, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करेगा। सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करेगा। मान लीजिए किसी भी दल को वहां पर बहुमत नहीं मिला तो देखेगा राष्ट्रपति देखेगा कि किस दल, जो दल सबसे बड़ा है या जिसके पास बहुमत अधिक है, उस दल को वहां पर आमंत्रित करेगा कि भैया आप आइए और सरकार बनाने की कोशिश करिए, और उसका जो दल का मुखिया होगा उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसे 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर बहुमत सिद्ध करना होगा। बहुमत सिद्ध करना होगा, 30 दिन के भीतर वहां पर बहुमत उसको सिद्ध करना होगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो किसी भी दल को अगर बहुमत नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर सबसे बड़े दल को सरकार बनाने हेतु वहाँ पर आमंत्रित करेगा और 30 दिन के भीतर क्या कहते हैं, उसे बहुमत सिद्ध करना होगा। तो राष्ट्रपति जो है ये विवेकाधीन शक्तियाँ उसको दी गई हैं। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं राष्ट्रपति को, यहाँ पर ज़रूरी है। आर्टिकल 74 को, आर्टिकल 74 हम ये डिस्कस कर रहे थे कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो यहाँ पर 3 चीज़ें निकल के आई हैं। एक है मूल संविधान में क्या था, दूसरा है 42वां संविधान संशोधन, और तीसरा है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखिए, मूल संविधान में कहा गया था कि जो ये मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा है वह बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। सलाह, मूल संविधान कहता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह दे रहा है कौन, मंत्रिपरिषद, वो उस पर बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो माने चाहे ना माने। लेकिन 42वां संविधान संशोधन, इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया, सलाह को बाध्यकारी बना दिया, बाध्यकारी कर दिया गया। कहने का मतलब जो अब मंत्रिपरिषद सलाह देगी राष्ट्रपति को, अब राष्ट्रपति बाध्य है, उस सलाह को मानेगा ही मानेगा। कहने का मतलब यहाँ पर अब राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ खींच ली गई। अब भाई हम आपको सलाह दे रहे हैं, ठीक है, और आप उसको मानेंगे ही मानेंगे। कहने का मतलब जो हमने कहा वही आप मान रहे हैं, तो आपके पास क्या शक्ति रह गई, कोई शक्ति ही नहीं रह गई। तो वही काम यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के साथ हुआ। राष्ट्रपति की जो भी विवेकाधीन शक्तियाँ थी वो सारी क्या हो गई, छीन ली गई। राष्ट्रपति की सारी विवेकाधीन शक्तियाँ छीन ली गई। कहने का मतलब अब जो भी सलाह मंत्रिपरिषद देगी अब राष्ट्रपति को वो मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बात रही 42वें संविधान संशोधन की। अब उसके बाद 44वां संविधान संशोधन जब आया, 44वां संविधान संशोधन मतलब मोरारजी देसाई की सरकार जब आई, तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, सलाह बाध्यकारी तो रहेगी, लेकिन एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु वापस कर सकता है। कहने का मतलब अगर कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास आया, ठीक है, मंजूरी के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, देखेगा अगर इसमें कुछ कमियां हैं या खामियां हैं तो उसे एक बार वापस कर सकता है। थोड़ी सी शक्ति दे दी गई कि भाई एक बार आप उसको वापस कर दीजिए। लेकिन अगर पुनः दोबारा से लौटकर फिर से राष्ट्रपति के पास आ गया, अब वो राष्ट्रपति क्या हो गया, बाध्यकारी हो गया। ये चाहते तो ये हटा सकते थे सलाह बाध्यकारी जो उन्होंने कर दी थी इंदिरा गांधी ने। लेकिन क्या होता है ना, आदमी हमेशा शक्ति अपने हाथों में रखना चाहता है। तो आगे की सरकारों ने भी सोचा अगर हम बाध्यकारी जो ये शब्द था इसको हम हटा देंगे तो हमारी पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो बाद की सरकारों ने भी क्या किया, एज इट इज उसको बना रहने दिया, थोड़ा सा संशोधन कर दिया दिखावा के लिए कि हाँ चलो ठीक है, राष्ट्रपति को भी थोड़ा बहुत शक्ति दे दी गई। अब शक्ति क्या दी गई है,
एक बार भेजा, ठीक है, अगर दोबारा से फिर से राष्ट्रपति के पास आ रहा है, या तो संशोधन के साथ आया, बिना संशोधन के साथ आए, तो क्या होगा, राष्ट्रपति पर फिर बाध्य है। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो राष्ट्रपति के पास क्या है, शक्ति यहाँ पर नहीं है। सारी शक्ति किसके पास है, मंत्रिपरिषद के पास ही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 74 में, मूल संविधान में राष्ट्रपति बाध्य नहीं था। 42वें संविधान में पूरी तरह से बाध्य हो गया, और 44वें संविधान संशोधन 1978 में राष्ट्रपति के पास थोड़ी सी, एकदम नाम मात्र की शक्ति दे दी गई कि भाई एक बार आप उसको वापस कर सकते हैं, और फिर दोबारा से अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है तो आप वहाँ पर बाध्य रहेंगे, ठीक है, आप उसको वहाँ पर निर्णय देंगे ही देंगे। तो ये चीज़ हो गई 74वें संविधान संशोधन की। डिस्कस कर रहे थे प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है। अगर मान लीजिए किसी भी दल को वहाँ पर बहुमत नहीं है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर काम करेगा। ऐसा ही विवेक 1979 में, ठीक है, राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे। उस टाइम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार थी, उसका पतन हो गया था। जनता पार्टी, ठीक है। 1979 में क्या हुआ, थोड़ा सा राजनीतिक उथल पुथल हुई। मोरारजी देसाई की सरकार थी जनता दल की, ठीक है, उसका पतन हुआ। ऐसी कंडीशन में बहुमत प्राप्त कोई नेता नहीं था वहाँ पर, तो राष्ट्रपति ने अपना दिमाग लगाया, विवेक लगाया, और विवेक के आधार पर चौधरी चरण सिंह, ठीक है, ये गठबंधन दल के नेता थे, ठीक है। इनको उन्होंने सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया और इनको यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया। तो ये राष्ट्रपति यहाँ पर अपने विवेक के आधार पर काम कर रहा था। ऐसा ही एक घटना और घटी थी 1984 में। 1984 में क्या हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, कहने का मतलब राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद रिक्त हो गया। ऐसे समय में जो उनका बहुमत दल का नेता था, उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अब राष्ट्रपति ने अपने विवेक के आधार पर क्या किया, राजीव गांधी, ठीक है, उनके पुत्र को यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। बाद में कांग्रेस दल ने उनको अपना नेता मान लिया था, वो अलग बात हो गई, लेकिन एट द उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में उन्होंने क्या किया था, राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये कुछ मैटर थे जहाँ पर राष्ट्रपति ने विवेक के आधार पर काम किया था, और करना भी चाहिए। तो बात कर रहे थे कि जो प्रधानमंत्री है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना ही चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। देखिएगा, दो सदन हैं हमारे पर, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो इन दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य होना चाहिए। और सदस्य कैसा, या तो निर्वाचित हो या मनोनीत, कोई भी, यहां पर कोई भी सदस्य होना चाहिए। तो सदस्य होना ही चाहिए, कहने का मतलब ये है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो लोकसभा को हो। ब्रिटेन में क्या है, अगर हम ब्रिटेन की बात करें या ब्रिटेन से तुलना करें भारत की, तो ब्रिटेन में क्या है कि जो प्रधानमंत्री होगा
वो लोअर सदन का ही होना चाहिए, यानी निम्न सदन का ही होना चाहिए। निम्न सदन, निम्न सदन, वहाँ निम्न सदन का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। तो वहाँ पर जो प्रधानमंत्री है वो हाउस ऑफ कॉमन्स का ही होना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में चाहे वो उच्च सदन का हो या निम्न सदन का हो, दोनों में से किसी भी सदन का वहाँ पर हो सकता है और राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकता है। बस सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन क्या देखिए, राज्यसभा का भी हो तब भी चलेगा, लोकसभा का भी हो तब भी चलेगा, ठीक है। ऐसा कभी हुआ है कि राज्यसभा का कोई सदस्य हो और उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया हो भारत में? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। कब हुआ है नोट करिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। सबसे पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, 1966 में, इंदिरा गांधी 1966 में ये राज्यसभा की सदस्य थी, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया था एज ए प्रधानमंत्री। दूसरा देवगौड़ा साहब थे, ठीक है। इनको 1996 में राज्यसभा से लेके आया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। और तीसरे नंबर पर थे हमारे मनमोहन, मन के मोहन, ठीक है। इनको 2004 में और 2009 में प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो भी राज्यसभा के ही सदस्य थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देवगौड़ा, मनमोहन जी और इंदिरा गांधी ये लोग राज्यसभा से बन के आई थी। तो कहीं ना कहीं देखिए, दोनों सदनों से यहाँ पर भाग ले सकते हैं, नियुक्त किया जा सकते हैं प्रधानमंत्री। वो कोई बाउंडेशन नहीं कि केवल लोकसभा का ही होना चाहिए, क्योंकि जनरली देखा गया है कि लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है ना, उसी को बनाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सदनों में से किसी को भी वहाँ पर बनाया जा सकता है। लेकिन ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स, मतलब लोअर जो सदन होता है, अगर उसकी कंपेयर करें तो ये हमारे वहाँ ये लोकसभा है, ठीक है। तो वहाँ का ही सिर्फ और सिर्फ जो सदस्य होगा वो नियुक्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? किसी भी सदन का सदस्य ना होने पर क्या होगा? अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो क्या वो एज ए प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर, क्या 6 माह के भीतर किसी भी सदन का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब, हाँ, सदस्य जो अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना ही वो राज्यसभा का है, ना ही वो लोकसभा का है, तो ऐसी कंडीशन में उसको प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर क्या होगा, उसको वहाँ पर सदस्यता लेनी अनिवार्य होगी। तो एक दिमाग में बात आती है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ना ही राज्यसभा का सदस्य है, ना ही लोकसभा का सदस्य है, और अगर मान लीजिए पूरा जो पार्टी है वो किसी व्यक्ति को चाहे तो वो प्रधानमंत्री बना सकती है 6 महीने के लिए। बिल्कुल सही है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है, 6 महीने के लिए किसी को भी वहाँ पर प्रधानमंत्री या मंत्री बना सकता है। तो बात आती है, क्या 6 महीने के बाद फिर से अगर वो लोग चाहें तो फिर से उसको 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं? तो इस तरह तो उसको लाइफ टाइम, मतलब जब तक कार्यकाल रहेगा तब तक बना सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक वाद हुआ था चौहान, नोट करिएगा, चौहान वर्सेस पंजाब राज्य, ये 2001 का मामला है, ठीक है। इसमें बताया गया था कि ऐसा व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, केवल एक बार ही, ठीक है, उसको प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। अगली बार उसको ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी 6 महीने के बाद या 6 महीने के भीतर।
तो ये चीज़ थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि 6 महीने के भीतर उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। ये नहीं है कि 6 महीने के लिए उसको हमने प्रधानमंत्री बना दिया और आगे के 6 महीने के बाद फिर से उसको प्रधानमंत्री बना दिया, फिर आगे 6 महीने के लिए हम बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार ऐसा कर सकते हैं, आगे उसको सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। ये चीज़ वहाँ पर नोट करनी होगी। तो ये तो रही बात प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो इस तरह से निकल के आया कि सैद्धांतिक रूप में ठीक है, राष्ट्र का जो प्रमुख है वो कौन है? राष्ट्रपति है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप में करें, व्यवहारिक रूप की बात करें, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में है। प्रधानमंत्री के हाथ में, कहने का मतलब जो राज्य का मुखिया है वो राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री है। तो सरकार किससे बनके बनी है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से। जब भी हम दिमाग में बात करते हैं कि सरकार, तो वहाँ पर दिमाग में आना चाहिए मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। सरकार गिर गई, कहने का मतलब मंत्रिपरिषद भंग हो गई है या प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। सरकार बन गई, किसकी बन गई? किस दल की बनी है? ठीक है, जिस दल का बहुमत होगा। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये थी बात संघीय मंत्रिपरिषद, उसमें प्रधानमंत्री की। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ। प्रधानमंत्री दो तरह की शपथ लेता है, एक तो पद की शपथ लेता है और एक गोपनीयता की शपथ लेगा। पद की शपथ क्या कहता है कि वह संविधान में सच्ची निष्ठा रखेगा, ठीक है, और भारत की एकता व अखंडता अक्षुण्ण रखेगा। और क्या कहता है कि अपने जो पद दिया गया है, ठीक है, शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के कर्तव्यों का जो दायित्व दिए गए हैं उनका निर्वहन करेगा। तो ये तो रही बात पद की। और गोपनीयता का मतलब होता है जो भी कार्य उसे प्रदान किए गए हैं उसको अपने और मंत्रियों के बीच में क्या करेगा? गोपनीय रखेगा। इस तरह की शपथें वहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात शपथ की, प्रधानमंत्री की। अब हम बात करते हैं उसके वेतन भत्ते आदि। तो जो ये वेतन भत्ते मिलते हैं वो एज अ प्रधानमंत्री उसको नहीं मिलते हैं, एज अ संसद सदस्य के रूप में। जो भी वेतन भत्ते आदि जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो संसद सदस्य के रूप में वहाँ पर उसको मिलती हैं, ठीक है। ये तो रही बात वेतन भत्ते की। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य और शक्तियाँ हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों को समझने से पहले हम आर्टिकल 74 समझ लेते हैं। क्या है आर्टिकल 74? आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सलाह और राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, ठीक है, जिसका मुखिया जो है वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 74 में ही प्रधानमंत्री की बात कही गई है और वो क्या होगा? मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। एक आर्टिकल और हमने बताया था, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह से, अब यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो आर्टिकल 75 में भी देखिए प्रधानमंत्री का वहाँ पर कुछ ना कुछ रोल आ गया। प्रधानमंत्री की ही सलाह से राष्ट्रपति वहाँ पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिफाइन करना होगा जब भी हम उसके कार्य की बात करेंगे। अब प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और जो अन्य मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ये चीज़ पता होगा, जब भी चाहेगा राष्ट्रपति वो प्रधानमंत्री की सलाह से
किसी भी मंत्री को व्यक्तिगत रूप से उसको बर्खास्त कर सकता है। और इसी 75 आर्टिकल में एक चीज़ और दी गई है कि जो सारा मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेगा। तो ये 3 चीज़ें हैं। पहला है कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा है जो मंत्री हैं वो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। और तीसरा कहता है कि जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो आर्टिकल 75 में वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री का भी रोल आ गया है। अब अगले कार्यों में हम देखते हैं प्रधानमंत्री का कार्य क्या है। पहला है मंत्री की नियुक्ति करना। मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री ही क्या करेगा? मंत्रियों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रपति को सलाह देगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी भी मंत्री को नियुक्त नहीं करेगा। जो सलाह प्रधानमंत्री देगा कि भाई फलाने आदमी को ये मंत्रालय देना चाहिए, ये मंत्री बनाना चाहिए, उसी सलाह को मानते हुए राष्ट्रपति संबंधित व्यक्ति को मंत्री बना देगा। और प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रालयों का आवंटन करता है। ठीक है, कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए या किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय देना चाहिए। आवंटन करता है। मंत्रालयों में फेरबदल कर सकता है। फेरबदल कर सकता है। कैसे फेरबदल करेगा? मान लीजिए किसी को कोई मंत्रालय मिला था, अब वो कभी भी किसी भी मंत्री को इस मंत्रालय से उठाकर उस मंत्रालय में या उस मंत्रालय से उठाकर इस मंत्रालय में कर सकता है। तो मंत्रालय में फेरबदल भी कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री कर सकता है। ये उसकी पावर होती है। ठीक है, किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। अभी मैंने जब आर्टिकल 75 पढ़ाया तो उसमें देखा कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। और ये जो अन्य मंत्री हैं वो क्या हैं? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं। उनको कभी भी हटाया जा सकता है। तो कभी भी हटाने के लिए ऐसे नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री वहाँ पर क्या करेगा? राष्ट्रपति को सलाह देगा कि वे फलाने आदमी को हटाना है। ठीक है, तो उसको वहाँ पर राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। तो किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी जो पावर है वो प्रधानमंत्री को ही दिया गया है। इनडायरेक्टली करेगा तो राष्ट्रपति, लेकिन सलाह कौन दे रहा है? उसके पीछे का पावर किसके पास है? वो प्रधानमंत्री के पास है। मंत्रिपरिषद की बैठक, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल भी कर सकते हो, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। देखिए दोनों शब्द अलग अलग हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। मंत्रिपरिषद मतलब सारे मंत्रियों का एक समूह हो गया, और जो मंत्रिमंडल है जिसको हम कैबिनेट मंत्री बोलते हैं वो कुछ क्रीम मंत्री जो विशेष कह सकते हो प्रकार के हैं। ठीक है, जिनको महत्वपूर्ण पद भी मिले हैं या महत्वपूर्ण उनको समझा जाता है, उनको इस मंत्रिमंडल में रखा जाता है। कुछ विशेष प्रकार के मंत्री। तो ध्यान रखिएगा, इसमें तो सारा पूरा मंत्रिमंडल पूरा मंत्री आ जाते हैं, सारे जितने भी मंत्री हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में कुछ विशेष प्रकार के ही मंत्री को रखा जाता है। तो अगर दोनों की बैठक होगी तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वहाँ पर प्रधानमंत्री ही करेगा, चाहे वो मंत्रिपरिषद की बैठक हो चाहे वो मंत्रिमंडल की बैठक हो। मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, कहने का मतलब जो मंत्री हैं, ठीक है, उनकी जो गतिविधियां होंगी कि क्या क्या कार्य कर रहे हैं उसको नियंत्रित कर सकता है और निर्देशित कर सकता है कि कैसे करना है कार्यों को। ठीक है, कोई भी काम कराना है मंत्रियों से तो वो उसको निर्देश दे सकता है कि भाई फला आप इस तरह से करिए, इस तरह से करिए, या उसको नियंत्रित कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, जैसा वो सही समझे, जैसा वो उचित समझे। तो मंत्रियों की गतिविधियों को क्या कर सकता है? नियंत्रित कर सकता है और निर्देशित कर सकता है। अगला है, अगर प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दे
तो जो पूरी मंत्रिपरिषद है वो क्या हो गई, बर्खास्त हो जाएगी, भंग हो जाएगी। तो त्यागपत्र देकर पूरी मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है। क्यों? इसके पीछे का ये लॉजिक है, जो मंत्री परिषद होती है, ठीक है, उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। और जब मुखिया ही नहीं रहा तो जो मंत्री हैं, ठीक है, उनका कोई मतलब नहीं रह गया। तो मुखिया क्या है, मेन है। मुखिया नहीं रहेगा तो मंत्रिपरिषद भी नहीं रहेगी, पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो यहाँ पर ये मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है। अगला है नियुक्तियों में परामर्श या सलाह। नियुक्तियों में सलाह कैसे देगा? जो मुख्य नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, उसमें भी सलाह प्रधानमंत्री की ही मानी जाती है। कैसी? नियुक्तियों में सलाह, नियुक्तियों में राष्ट्रपति को सलाह। किसकी नियुक्ति, चाहे वो महान न्यायवादी की हो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, इसकी नियुक्ति हो, या संघ लोक सेवा आयोग के चाहे अध्यक्ष हों या सदस्य हों, या चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो। तो ये जो मुख्य हमारी नियुक्तियां होती हैं, ठीक है, इन नियुक्तियों में भी क्या होता है, राष्ट्रपति को सलाह मेनली प्रधानमंत्री देता है। हालांकि सलाह पूरी होती है हमारी मंत्रिपरिषद की, चूँकि जब कोई मैटर ऐसा होता है तो मंत्रिपरिषद के बीच में रखा जाता है। अब जो मुखिया है उसी की बात मानी जाएगी, मुखिया जिसको बोलेगा उसी की बात सारे लोग मान लेंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को ये पावर होता है कि जो भी नियुक्तियाँ होती हैं इसमें राष्ट्रपति को सलाह देगा, ठीक है। तो ये कुछ चाहे महान न्यायवादी हो, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया, या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे वित्त आयोग का अध्यक्ष हो गए, इस तरह के, ठीक है, तमाम नियुक्तियाँ होती हैं जिसमें हमारा जो प्रधानमंत्री होता है यही डायरेक्टली सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को। अगला कार्य है संसद का जो सत्र होता है उसको आहूत करने व सत्रावसान करने हेतु राष्ट्रपति को क्या करेगा, सलाह देगा। राष्ट्रपति को सलाह देगा। जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, वो संसद का सत्र बुलाने और उसको क्या करना है, सत्रावसान, सत्र को समाप्त करने हेतु क्या करेगा, सलाह करेगा। सत्र का स्थगन कौन करता है, बता चुका हूँ, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है, ठीक है, सत्र का स्थगन। लेकिन सत्रावसान और जो आहूत होता है वो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं करता है, प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री मतलब पूरी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। तो यहाँ पर संसद का जो सत्र होता है वो आहूत करने या सत्रावसान करने है तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। एक चीज़ और होती है, अगर लोकसभा को विघटित करना है, लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने हेतु राष्ट्रपति को सलाह देगा। यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं, अगर लोकसभा चल रही है ठीक ठाक, ठीक है, और अगर प्रधानमंत्री चाहता है कि इसे विघटित करना चाहिए तो सलाह देकर विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर भी एक जगह विघटित करता है। कैसे? अगर कोई जो बहुमत दल का नेता है अपना बहुमत सिद्ध करने में असमर्थ हो जाए या उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगर
पास हो जाए तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर भी लोकसभा विघटित कर सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ पर लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने हेतु राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा? प्रधानमंत्री सलाह देगा। बात करते हैं सरकार की जो नीतियां हैं, ठीक है, उनकी घोषणा कौन करता है? सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जो भी सरकार की नीतियां हैं, ठीक है, उनको उनकी घोषणा करेगा कि हमारी ये नीतियां हैं, हमारी ये नीतियां हैं, ठीक है। और भी अगर कोई मुख्य घोषणा करनी है, जैसे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री साहब 8 बजे आए थे, मीडिया के सामने बोले थे आज रात 12 बजे से, ठीक है, तो सुनते ही लोग घबरा गए। तो ऐसी घोषणाएं कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री ही कर सकता है। आज रात 12 बजे से संबंधित नोटें क्या हो जाएंगी? चलना बंद हो जाएंगी, चलन से ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह की जब घोषणा करने की बात आएगी तो वहाँ पर प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आता है। तो सरकार की जो नीतियाँ हैं, ठीक है, उनकी घोषणा भी कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। अब कुछ चीज़ों का यहाँ पर प्रधानमंत्री अध्यक्ष भी नियुक्त होता है पदेन। जैसे कुछ संस्थाएं होती हैं, उनका पदेन अध्यक्ष भी होगा, जैसे नीति आयोग। ठीक है, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पहले इसका नाम योजना आयोग हुआ करता था, उसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अंतर्राष्ट्रीय या अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री ही होगा। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का भी प्रधानमंत्री होगा। फिर राष्ट्रीय जल संसाधन, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ठीक है, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री को। तो कुछ इस तरह के कुछ संस्थाएं होती हैं जिनका अध्यक्ष भी पदेन प्रधानमंत्री होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। फिर कह रहा है कि राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति, राष्ट्र की विदेश नीति को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री विदेशों में जा जाकर, ठीक है, और किन्हीं अन्य तरीकों से भी अपने राष्ट्र को विश्व पटल पर ऊंचा रखने का प्रयास करता है, ठीक है, और अन्य देशों के साथ कैसे हमारे रिश्ते होने चाहिए उस पर क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है। तो विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति होती है, ठीक है, हमारा अन्य देशों के साथ कैसा संबंध है, ठीक है, तो उसको मजबूती कौन प्रदान करता है? वो भी हमारा प्रधानमंत्री ही प्रदान करता है। और केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता भी होता है, ठीक है। केंद्र सरकार की तरफ से जो भी बातें करनी होंगी वो कौन करता है? प्रधानमंत्री ही करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आते हैं, ठीक है, मन की बात करने के लिए। तो मन की जो बात है वो प्रधानमंत्री की ही मन की बात नहीं है, वो कह सकते हो सरकार की मन की बात है, ठीक है। तो एज अ केंद्र सरकार है ना, केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता होता है, समझ लीजिए कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। जो भी बात रखनी होती है सरकार की जनता के पटल पर, वो कौन रखता है? प्रधानमंत्री ही रखता है, ठीक। तो वहाँ पर केंद्र सरकार का जो मुख्य प्रवक्ता की भांति भी काम करता है। अगला है आपातकाल के समय में, या आपातकाल के समय राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन
आपदा प्रबंधन का प्रमुख। ठीक है, अगर आपातकाल लगाया गया है वहाँ पर राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होगा, वो भी प्रधानमंत्री होता है। प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, आपदा प्रबंधन में यहाँ पर देखते हैं। फिर आर्टिकल 78 कहता है, आर्टिकल 78 कहता है कि राष्ट्रपति को, ठीक है, राष्ट्रपति को लिख लेते हैं, राष्ट्रपति को सभी, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, विधायी कार्यों, ठीक है, और कार्यकारी कार्यों के विषय में संसूचित करेगा। कहने का मतलब सरकार के जो भी कार्य हैं, ठीक है, उनसे राष्ट्रपति को क्या करेगा, अवगत कराएगा समय समय पर। तो राष्ट्रपति को यह आर्टिकल नंबर 78 में बात कही गई है, समय समय पर वहाँ पर क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ जो हमारा प्रधानमंत्री है, ठीक है, वही क्या है, पूरी तरह से एक सरकार का मुखिया है। ठीक है, भले से नाम राष्ट्रपति का हो रहा है लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के हाथों में है। ठीक है, वैसे तो पूरी मंत्रिपरिषद को कहा गया कि मंत्रिपरिषद शक्तिशाली है, लेकिन मंत्रिपरिषद का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं जो पूरी शक्ति है वो किसके हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में दे दी गई है। इसीलिए BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो स्थान USA में राष्ट्रपति का होता है, कहाँ, USA में राष्ट्रपति का होता है, वही स्थान भारत में प्रधानमंत्री का है। USA राष्ट्रपति बराबर है भारत का प्रधानमंत्री। क्यों, जो शक्तियाँ, जो पावर USA के राष्ट्रपति को के पास हैं, वही शक्तियाँ और पावर हमारे भारत के प्रधानमंत्री को इनडायरेक्टली दी गई हैं। डायरेक्टली तो कहेंगे राष्ट्रपति के पास ही हैं क्योंकि उसी का नाम चलता है, लेकिन सलाह जो दे रहा है वो पीछे से प्रधानमंत्री दे रहा है राष्ट्रपति को। और सलाह जानते ही हैं बाध्यकारी है। आर्टिकल 74 कहता है कि मूल संविधान में बाध्यकारी नहीं था, लेकिन आर्टिकल 74 जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें बाध्यकारी बना दिया गया। हालांकि 44वें संविधान संशोधन में एक बार वापस करने के लिए, ठीक है, परामर्श को एक बार वापस कर सकता है, लेकिन जब दोबारा से वापस आएगा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ, तो वहाँ पर तो बाध्यकारी हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब जो इनडायरेक्टली पावर से वो किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री और उसके द्वारा संचालित मंत्रिपरिषद में। ठीक है, और कुछ और यहाँ पर विद्वानों ने, जैसे मुनरो हैं एक, मुनरो, इन्होंने कहा था कि राज्य की नौका का कप्तान है ये। कौन है, राज्य की जो नौका है, नौका का कप्तान। ठीक है, मुनरो ने कहा था कि जो प्रधानमंत्री है वो राज्य की नौका का क्या है, कप्तान है। बिल्कुल कप्तान है कि भाई उसी की वजह से क्या चल रही है, सरकार चल रही है। अगर वो त्यागपत्र देता है तो पूरी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या हो जाएगी, ढह जाएगी। तो यहाँ पर राज्य की नौका का कप्तान बताया गया उसको। एक वैज्ञानिक और, एक विद्वान और थे जिनका हम बोलते हैं रैमजे म्योर। रैमजे म्योर साहब थे। ठीक है, इन्होंने बताया था कि राज्य के जहाज का मल्लाह है, राज्य के जहाज का कौन है, मल्लाह है। बात वही है, घुमा फिरा कर सब लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जो मुखिया है वही कौन है, प्रधानमंत्री है। ठीक है, कैसे कहने का मतलब सब बातों की एक बात कि पूरी तरह से शक्ति किसमें नहीं थे, प्रधानमंत्री में नहीं थे। तो आज हमने संघीय मंत्रिपरिषद में पढ़ा प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। अब आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे इसकी मंत्रिपरिषद के बारे में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको हमारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।